everyone. एक Once again, it's still streaming. okay. Pragati, I'll tell you what. हाँ. Yeah, it's done. Hello everyone. एक कविता में लड़कियों और औरतों की नजर से परिवारों के बारे में लिखा है। कौन कहता है जन्नत इसे, हमसे पूछो जो घर में फंसे। ना हिफाजत ना इज्जत मिली, कर कर कुर्बानी हम मर गए। दुश्मनों की जरूरत किसे, जुल्म अपनों ने हम पर किए। ये पंक्तियां हैं लेजेंडरी कमला भसीन जी की, जो भारी से भारी बात भी हल्के फुल्के ढंग में आसानी से कह जाती हैं। वैसे तो कमला दीदी को हम सब खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के तौर पर उनका परिचय इस तरह से है। कमला भसीन जी महिला आंदोलन से जुड़ी एक नारीवादी और विकास कर्मी हैं। 1970 से आज तक आप नारीवादी समूहों, नेटवर्क्स और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से नारी पुरुष समानता, मानवाधिकार, शांति और सतत विकास पर काम कर रही हैं। कमला जी का कार्यक्षेत्र मोस्टली एशिया रहा है। जिन संस्थाओं और नेटवर्क से आपका जुड़ाव रहा है वे हैं सेवा मंदिर उदयपुर, FAO UN जागोरी दिल्ली, जागोरी हिमाचल, संगत अ फेमिनिस्ट नेटवर्क, पीस वुमेन अक्रॉस द ग्लोब, 1 बिलियन राइजिंग, पीपल्स साक, साउथ एशियंस फॉर ह्यूमन राइट्स आदि। कमला दी ने अपने काम से जुड़े तमाम मुद्दों पर हिंदी व इंग्लिश में किताबें, लेख, गाने, कविताएं लिखी हैं। वह पोस्टर और बैनर बनाए हैं। बच्चों के लिए भी इन्होंने किताबें, गाने व कविताएं लिखी हैं। कमला दी, आपका स्वागत है वुमेन्स वेब के इस मंच पर। यदि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप इसमें अपनी तारीफ जोड़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो समानता जिंदाबाद जी। देश का संविधान जिंदाबाद। मुझे खुशी है कि विमेन्स वेब हिंदी ने मुझे दावतनामा दिया, मुझे आज बुलाया आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन में, जिसको आप लोग कह रहे हैं अब बस, जी, एनफ, नो मोर, हो गया जी। तो मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं भी इसी चीज से पिछले 12 साल से बहुत, मतलब 1 बिलियन राइजिंग 2012 से उसमें हम सब जुड़े हैं और साउथ एशिया लेवल पर कोऑर्डिनेट करते हैं। वो भी यही है कि अब बस जी। और कितना मारोगे। तो थैंक यू प्रगति एंड विमेन्स वेब। जी, आगे बढ़ाते हैं सेशन को। दी, आप कहती हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा। इस आपने एक पोस्ट भी दी है हमें, इस नाम से हमने पब्लिश करी है, बहुत पढ़ी गई, बहुत पसंद करी गई। और हमारा टॉपिक, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो कैंपेन चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस के करीब अगेंस्ट, घरेलू हिंसा के खिलाफ अब बस, तो सेशन को शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा की हम बात करते हैं कमला दी, बहुत सुनने को आता है डोमेस्टिक वायलेंस। एक्चुअली ये है क्या? ये डोमेस्टिक का मतलब क्या? घरेलू। जी। घरेलू का मतलब क्या? ये हिंसा बच्चों पर हो सकती है, बुजुर्गों पर हो सकती है, महिलाओं पर हो सकती है, पुरुषों पर हो सकती है। और ये हिंसा किसके द्वारा होती है? जो परिवार के लोग हैं, इमीडिएट परिवार, आसपास का परिवार, और कई दफा नजदीकी दोस्त। तो हालांकि ये किसी पर भी हो सकती है, मगर जो भी आंकड़े पूरी दुनिया से बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये ज्यादा हिंसा महिलाओं पर होती है, ज्यादा हिंसा बहुओं पर होती है, वाइफ्स पर होती है। हालांकि कुछ परिवारों में बेटियों पर भी ये हिंसा होती है। और जैसा तुमने अभी कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है जी, ये मैंने नहीं कहा। एक्चुअली ये 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की बड़ी संस्था है, उसने कहा कि पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 औरत पर हिंसा होती है।
तो हिसाब लगाया, पूरी दुनिया में आज 7.5 बिलियन 750 करोड़ लोग हैं, आधी औरतें हैं जी, यानी 350 करोड़ 3.5 बिलियन, हर 3 में से एक, यानी 1 बिलियन से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों पर हिंसा हो रही है। कोई दुनिया का ऐसा युद्ध नहीं है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में हिंसा हो। और दूसरी चीज जो मुझे दुख देती है, घरेलू जगह कौन सी है जहां समाज हमें कहता है कि घर से बाहर मत निकल, बाहर अनसेफ है जी, मगर बाहर 100 करोड़ पर हिंसा नहीं होती औरतों पर। तो जहां मैं सिक्योरिटी ढूंढती हूं, जहां मैं मोहब्बत ढूंढती हूं, जहां मैं अपनापन ढूंढती हूं, वहीं मुझे वो ना मिले। जी, और फिर ये क्या तस्वीर बताती है हमारे परिवारों की। यूं कहने को हम पूरी दुनिया में कहते हैं ईस्टर्न वैल्यूज, जी, ये मूल्य, भारत के परिवारों के मूल्य। घर में ही बेटी की भ्रूण हत्या हो रही है, घर में ही दहेज के लिए मांग हो रही है, जलाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा मुझे दुख यही होता है कि परिवार जहां, एक मैंने गाना उस पर लिखा था, जो फूल सा खिला है वही तो परिवार है। बिल्कुल। तो जो फूल सा खिलने की जगह खिले हुए फूलों को एकदम कुचल के रख दे, मसल के रख दे, तो मुझसे तो उसे परिवार कहा नहीं जाता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये है बीबी जी, तो जैसे कमला दीदी आपने अभी बोला कि घरेलू हिंसा में दोस्तों के द्वारा की गई हिंसा भी कभी कभी उसमें आती है, तो वो किस तरह, दोस्तों से किस तरह से? दोस्त मतलब जो लोग घर का हिस्सा बन गए हैं, मतलब हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, ये पिताजी के दोस्त हैं, आते हैं वहां रहते हैं, दैट्स व्हाट आई मेंट। हिंसा का बेसिक चीज है जी, परिवार का हिस्सा है। तो चाचा, मामा, ताऊ, ससुर जी, जेठ जी, देवर जी, सासू जी, ननद जी, भाभी, और फिर अगर भाभी जी के भैया आए हुए हैं या ननद जी के कोई और देवर जी आए, सो दैट्स व्हाट आई मीन। और कभी कभी, मगर एक्चुअली जो परिवार से रिलेटेड लोग हैं उनके द्वारा परिवार के अंचल में, परिवार की परिधि में, जी, इसका मतलब नहीं है कि परिवार के अंदर ही होना चाहिए। मुझे किसी ने कहा कि जा चाचा के साथ ट्रेन में या बस में चली जा, जी, तो अगर वो बस में भी मेरे साथ कुछ करते हैं, क्योंकि वो मेरे चाचा हैं, मामा हैं, ताऊ हैं, तो मैं उससे कैसे डील करूंगा वो डिपेंड करेगा कि वो कौन है। जी, बिल्कुल। और घरेलू हिंसा में सबसे बड़ी मुश्किल प्रगति ये होती है कि ये लोग वो हैं जिनके खिलाफ आपको सोचना भी बुरा लगता है, बिल्कुल। जिनके खिलाफ आपके माँ बाप भी पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे। कई दफा लड़की को ही कहेंगे कि नहीं नहीं तूने गलत समझा होगा और चुप रह तू, मम्मी मामा ने किया था ये, अच्छा चुप रहे, मैं नहीं सुनना चाहती, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं उनको 50 साल से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है दीदी, जैसे कोई खेत की बाढ़ है ना, जिससे हम कहते हैं कि ये बाढ़ जो है खेत की रक्षा करेगी, जी, और वही बाढ़ खेत की फसल को खाने लग जाए, खत्म करने लग जाए। जी, जी। और हमारी तो वैसे भी इंडिया में और हमारी संस्कृति में तो बहुत ही कहते हैं कि बड़े हैं, गलत नहीं हो सकते और उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं, इज्जत करो उनकी। बेशक। तो ये किस तरह से, ये कैसे एक हिस्सा बन जाता है? मतलब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक वो चीज हो गई, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं आवाज नहीं उठा पा रही हूँ क्योंकि बड़े हैं, मैं कैसे बोलूं? बिल्कुल। और मतलब सबसे
दुख की बात जो अब निकल रही है पिछले 7 महीने से, सबसे पहले फ्रांस से रिपोर्ट आई 6 महीने पहले कि लॉकडाउन के कारण डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा बढ़ गई है। अब देखिए पूरी दुनिया का इतना बड़ा एक पैंडेमिक है, महामारी, उस महामारी में हम उम्मीद ये करते हैं कि घर वाले सब एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हमें संभालेंगे, हमें पकड़ेंगे। और इस दौर में जिस भी देश से रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि घरेलू हिंसा बढ़ गई है। जी जी। आज जब मैंने डाला कि मैं विमेन्स वेब पर बोल रही हूं, 2 मेरी बहनों ने इतनी दुख से लिखा कि कमला जी मैं आपको बता नहीं सकती कि पिछले 6 महीने से मैं किस दौर से गुजर रही हूं, हिंसा के किस दौर से। और वो कौन महिला है जो फेसबुक पर है, जी, अनपढ़ नहीं है, जी, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। तो ये जो बात है कि ये हिंसा हर क्लास में है, हर वर्ग में है, जी, हर जाति में है, हर धर्म में है, हर देश में है। जी जी। तो आगे बढ़ते हुए जब हम डोमेस्टिक हिंसा की बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो ज्यादातर हमें अभी तो लॉकडाउन में तो बहुत ही ज्यादा ऐसा रहा है कि इतनी शांति थी तो शायद ज्यादा ही कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें, चाहे नेबरहुड से चाहे कहीं से भी, बहुत आई और केसेस जैसे आप कह रहे हैं बहुत बड़े हैं। तो ये सिर्फ मारपीट और चीखना चिल्लाना, इसके अलावा घरेलू हिंसा और किस किस तरह की होती है? कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन तब भी पूछने पे कुछ पता चलता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन ऊपरी तौर पे कभी आवाज नहीं आएगी, सब शांत है घर के अंदर, सब अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मारना पीटना कम होता है। जो चीज और जो हर औरत जानती है, हर पुरुष भी जानता है, मगर घर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में जानता है कि उनके बॉस बिना उनको हाथ लगाए उन पर कैसे हिंसा कर सकते हैं, मानसिक हिंसा। हर दलित जानता है कि सो कॉल्ड ऊंची जात वाले किस तरह उनकी झोली में रोटी डालते हुए उनको कह सकते हैं कि तुम नीचे हो, मैं तुमसे 3 गज की दूरी बना रही हूं पिछले 3000 साल से। तो मारपीट सिर्फ एक हिस्सा है, जो मेन हिस्सा है वो है मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक हिंसा। तुम कुछ नहीं हो, तुम जानती क्या हो, तुम पराए घर से आई हो, तुम तो कुछ भी नहीं समझती, तुम हमारा खा रही हो, तुम लेकर क्या आई थी, वगैरह वगैरह, वो है। फिर सेक्सुअल वायलेंस है। यहां तो ये भी रिपोर्टें आई हैं कि इस दौरान औरतों से सेक्स की मांग इतनी की गई कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाई और उसकी वजह से उनके ऊपर हिंसा और बढ़ी। और कुछ देशों में, जैसे हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, वैवाहिक रेप को मान्यता दे दी गई है कई सारे देशों में। तो मैरिटल रेप सेक्सुअल हिंसा है। मैं तो वो मानती हूं कि जो भी मेरे आत्मविश्वास को कम करे, जो भी चीज मेरी ऑटोनॉमी, स्वायत्तता को करे कि यहां जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हो, कितने बजे वापस आना है, ये भी घरेलू हिंसा है। दूसरा, मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूं मगर बच्चों के कारण नौकरी नहीं कर पाई, तो मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो पैसे के लिए मुझे हमेशा तंग किया जाना, प्रताड़ित किया जाना, वो भी घरेलू हिंसा है। एक और जिसको मैं बहुत अहम मानती हूं वो है कि घर का पूरा काम, उसकी जिम्मेदारी औरतों पर, लड़कियों पर सौंप दिया जाए, वो एक और प्रकार की हिंसा है। बेटी है, उसका इम्तिहान है, उसको भी होमवर्क करना है, लेकिन वो तो मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी पर उसका असर पड़ता है। और एक जो बड़ी हिंसा की तैयारी जो हमारे माँ बाप करते हैं वो है कि हमें संपत्ति ना देकर वो
एक प्रकार की हिंसा इसलिए है कि अगर मेरे पास संपत्ति नहीं है, मैं अपने पैर पर खड़े होने लायक नहीं हूं, तो मुझे हिंसा सहनी पड़ेगी। जी। अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट हैं इकोनॉमिक्स के, और प्रोफेसर बीना अग्रवाल, इन लोगों ने दोनों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि कौन सी औरत हिंसा से थोड़ा बच सकती है। तो इंग्लिश में इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है टू हैव अ फॉल बैक पोजिशन, जी। यानी पीछे से किसी का हाथ हो। अगर मुझे मालूम है कि मेरे पीछे किसी का हाथ है जी। तो मैं हिंसा नहीं सहूंगी। दीदी आज हम सब जानते हैं कि हमें हमारी बनाने वाली ने एक जीवन दिया है और इस जीवन को हम वेस्ट नहीं करना चाहते, हम इस जीवन का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जवाब तो हमको देना पड़ेगा ना अपने मेकर को। जी। तो मैं मुकाबला करना चाहती हूँ, मगर मुझे मालूम है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे माँ बाप ने पल्ला छुड़ा लिया था और कहा था कि तू सीधी खड़ी होके जा रही है, तू लेट कर ही वापस आ सकती है, यानी तेरी अर्थी तो घर वापस आ सकती है, मगर तू जिंदा यहां रहने नहीं आ सकती। तो मैं तो प्रगति ये मानती हूं कि जो औरतें ससुराल में हिंसा सहती हैं उसके जिम्मेदार उन औरतों के माँ बाप भी होते हैं, उनके भाई भी होते हैं, जो पीछे से उन्हें सहारा देके ये नहीं कहते कि बहन तू किसी भी दिन आ सकती है, यहाँ ये तेरा घर है ना, ये तेरा घर हमेशा रहेगा। तो वो जो फॉल बैक पोजीशन है वो बहुत लाजमी है और ये ज्यादातर औरतों के पास नहीं होती। ये माना जाता है कि वो अब जो कुछ भी है वहीं रहना है, वहीं सहना है। जी बिल्कुल, ऐसे उसमें कोई लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि तुम्हारे पास चॉइस है, हाँ, कि नहीं सह पा रहे हो तो निकल जाओ यहाँ से, पर समझते नहीं है कि क्यों नहीं निकल पा रही है ये औरत। बिल्कुल। तो कहना जाएगी बहुत कहाँ आसान भाई? होता है। बता दो ना कहाँ जाएगी। जो हम्म कह रहे हैं वो ले जाएंगे क्या मुझे अपने घर? 6 महीने रखेंगे क्या? हम्म जो महिला संस्थाएं भी ये बता रही हैं। अब दिल्ली शहर में कितने शॉर्ट स्टे होम्स हैं, कितने होम्स हैं जहां ये औरतें जाके रह सकती हैं। कोई मिडिल क्लास औरत के रहने लायक कोई जगह है? और जो है वो किस तरह के चल रहे हैं हमें ये भी मालूम है। जी। उन होम से जहां लड़कियों को ऐसे रखा जाता है, कई दफा वहीं पर उनके ऊपर हिंसा होती है, उन्हें वहां से भेजा जाता है औरों के पास। जी। तो ना परिवार है लेने वाला, और परिवार ने पैर भी इतने मजबूत नहीं बनाए, और बच्चे हैं तो वो कहीं नहीं जा सकती और मारने वाला जानता है। और इसके ऊपर प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने केरला में एक रिसर्च की थी 7-8 साल पहले, जहां उन्होंने देखा कि जिस भी औरत के पास थोड़ी सी भी संपत्ति है, मतलब क्या भैया, 10 गज जमीन है या अपनी झोपड़ी है, केवल 6 से 8% महिलाओं पर जिनके पास संपत्ति है हिंसा होती है, और जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है वही 45-50% के ऊपर हिंसा होती है। मारने वाले भी जानते हैं कि ये कहीं जाने लायक नहीं है, और सहने वाली भी जानती है कि कहीं जाने वाला लायक नहीं। मगर प्रगति, मैं बहुत सालों से मैं ज्यादा फोकस जिसको मारा जा रहा है ना उस पर नहीं करती, सिर्फ उस पर नहीं करती, मैं उन पर भी फोकस करती हूं जो मारते हैं। कैसे लोग हैं ये, क्या इनकी मानसिकता है, और क्या वो नहीं जानते कि इसका उनके अपने बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। जिन बच्चों के लिए पूरी उम्र ये पुरुष कमाते हैं, वो दादी जो इन बच्चों को कहती है कि तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, और वो देखती है कि घर में उनकी बच्चों की मां पर हिंसा हो रही है, उससे बड़ा शौक, उससे बड़ा धक्का, उससे बड़ी परेशानी बच्चों को क्या हो सकती है। जी
और उस घर में माहौल क्या होगा। मैं तो ये मानती हूं कि मारने वाला भी उस घर में खुश तो नहीं होगा। हाँ, बस जरूरी है उसको पता होना चाहिए कि भाई ये अपने लिए भी परेशानी खड़ा कर रहा है। ऑब्वियसली भाई, आप हम्म। किसी को अभी मार के चुके हो तो 2-4 दिन तक तो आपका भी थोबड़ा सूजा रहेगा, उसका भी सूजा रहेगा, कोई प्यार की बात नहीं होगी। आप हम्म। 2 कमरे के मकान में रह रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे लेकिन खाना खाने यहीं आओगे। उस खाने में क्या जी। होगा, वो खाना लगेगा क्या आपके शरीर को। और उसी के साथ एक छोटे से कमरे में रात को सोना है, उसी बिस्तर में कम वक्त आपने सोना है। तो जी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मारने वालों को नहीं मालूम कि वो जो शांति भंग हो रही है उससे उनका खुद का भी कितना नुकसान हो रहा है। जी। और जो बच्चे देख रहे हैं वो कल बड़े होके उनके साथ भी वही होने वाला है, या वो करेंगे या उनके साथ वही होगा। बिल्कुल। हम्म। तो मतलब बहुत ही दर्दनाक चीज है, बहुत परेशानी वाली चीज है। जी। तो कमला जी, एक और बात उसमें आपके द्वारा कही गई है कि शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है लड़कियों में, आदमियों में भी, वैसे वैसे महिलाओं और लड़कियों पर होने वाली हिंसा भी बढ़ रही है। अभी हमने जैसे अभी टच किया कि चाहे हम पढ़े लिखे हैं चाहे कुछ भी हैं, पर इतना पढ़ा लिखा के आजकल जैसे कहते हैं पढ़ो, कुछ डिग्री लो, ये करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लड़कियों को भी बहुत पुश किया जा रहा है आजकल करियर के लिए। पर सुनने में ऐसा आ रहा है कि जैसे जैसे ये शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे क्वालिफिकेशंस बढ़ती जा रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में कोई गिराव नहीं आ रहा है। हाँ, इसका तो क्या? मैं नहीं कह सकती हूँ कि बढ़ रही है, मगर जैसे तुमने जो आखिर में कहा कि ज्यादा गिरावट नहीं आ रही, मैं ये कह सकती हूँ। हम्म। मगर मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं हूं कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वो कम हो रही है। ये मतलब वो बढ़ रही है वो नहीं कह सकती मैं, हम्म। नहीं कहा कभी भी। हम्म। मैंने कहा है कि उसके बावजूद, शिक्षा के बावजूद भी कम नहीं हो रही। कम नहीं हो रही है। तो हाँ, इसका मतलब क्लास या जेंडर से कुछ लेना देना है नहीं अब। देखो जेंडर से तो है ही ना, जेंडर की वजह से तो ही मारते हैं। हम्म। जेंडर डेफिनेटली है, पेट्रियार्की से डेफिनेट। पहली बात तो यह है प्रगति कि आप किस पर हिंसा करते हैं। ये जरूरी है कि जिस पर आप हिंसा करते हैं वो कमजोर हो आपसे, कमजोर। जी। और जो आप पर निर्भर हो। तो आप अपने बूढ़े माँ बाप पर हिंसा कर सकते हैं, अपने बच्चों पर हिंसा कर सकते हैं, अपनी पत्नी पर हिंसा कर सकते हैं। तीन आपसे कमजोर हैं और तीनों आप पर निर्भर हैं पैसे के लिए। परिवार में जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उन्होंने अपने बॉस को कितनी बार मारा है दफ्तर में, कभी देखा है? बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं। तो ये नहीं है कि ये बायोलॉजिकली इतने गुस्से वाले होते हैं कि ये बेचारे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको पता है। और मैं ये मानती हूं कि ज्यादातर जो लोग हिंसा करते हैं वो कायर होते हैं। ज्यादातर वो लोग जहां बाहर से पिट के आते हैं ना, जो जिनकी अपना अहम, कई दफा जिसको हिंदी में एक लफ्ज कहते हैं, जो लिच्चड़ लोग होते हैं ना, जो लिच्चड़ लोग होते हैं, वो आके दिखाते हैं कि भैया मेरे यहां तो औकात है कि मैं इन 3 लोगों को तो पीट सकता हूँ, बाहर से पिट के आया हूं। मतलब कहीं पे पावर उनको दिखाना है कि मेरे पास भी है, ऐसा हाँ, नहीं है कि मैं पावरलेस बिल्कुल। हूँ। अब जैसे हमारा यहाँ संगत का बैग लगा हुआ है, लोग देख सकते हैं कि मेन ऑफ क्वालिटी आर नॉट अफ्रेड ऑफ इक्वालिटी। यानी जो जी। लोग गुणवान हैं वो, उनको समानता से डर नहीं लगता। और हिंसा हम क्यों करते हैं? अगले को नीचा दिखाने के लिए, जी। कि आप ऊंचे दिख सको। कुछ लोग ऊंचे होते हैं, ऊंचे दिखते हैं। कुछ लोग केवल तब ऊंचे दिख सकते हैं जब किसी को नीचा दिखाएं। हम्म। तो
ये पूरी की पूरी चीज पावर पर है। और इसी तरह औरत जो 20-25 साल अपनी सास के नीचे पिसती है, वो जैसे ही बहू आती है वो अपना विकराल रूप कैसे धारण कर लेती है जी। उसके पास पावर आ गई। कम से कम एक व्यक्ति है वो धौंस जमा सकती है। उसके माँ बाप हैं जिसके सामने वो ऐसे छाती करके खड़ी हो सकती है, और कोई नहीं है। तो यानी वो केवल औरों को नीचे दिखाकर ही ऊंचे हो सकते हैं बेचारे। तो यानी अपने अंदर कुछ नहीं है ऊंचा दिखने के लिए। तो ये जो हम जैसे कह रहे हैं, स्पेशली जैसे आपने अभी ये कही बात कि हम दूसरे को दबा के ही, चाहे एक भी जना मिल जाए हमें दबाने वाला, हम उस पे अपना पावर दिखाते हैं, अपने आप को हमें अच्छा महसूस होता है कि हम एक जने को तो दबा सकते हैं, कम उस पे गुस्सा निकाल सकते हैं। तो इसमें फिर बात आती है इंडिया जैसी चीज में कि जैसे ज्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि अभी भी चाहे हम जितना मर्जी अपने आप को मॉडर्न कह लें, कुछ भी कर लें, भरा हमारे अंदर यही जाता है कि भाई अभी भी मतलब कई फैमिलीज में होगा कि पति परमेश्वर, अब तो मतलब पति परमेश्वर हैं, आपने भाई उनसे तमीज से बात करें, ऐसे कैसे बोल दिया, खाना नहीं दे रही हो उन्हें या कुछ नहीं कर रही हो। तो ये, और जब हिंसा भी परिवारों के अंदर होती है तो ये हमारे जो संस्कार, हमारे रिवाज, तो ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसको बढ़ाने में। और परिवार जो है, परिवार ही हम समझ रहे हैं कि परिवार ही बढ़ावा दे रहा है इस चीज को। देखो मैं फिर से कहूंगी कि आप हिंसा किस पर करते हो? जो आपसे कमतर है, इंफीरियर समझते हैं, यानी सो कॉल्ड अपर कास्ट वाले दलितों पर हिंसा करते हैं, अमीर गरीबों पर हिंसा करते हैं। हमारे घर में जो नौकर हैं हम उनसे कैसे बात करते हैं, क्या कभी उनकी इज्जत करते हैं? पूरा दिन वो हमारा खाना बनाते हैं, पर क्या वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमारे साथ पानी भी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। का बना खा लेंगे, बट क्या मजाल है। तो ठीक इसी तरह आप हिंसा सिर्फ उस पर कर सकते हैं जिसको आप नीचे समझते हैं। तो आपको उनको लगातार नीचे दिखाना पड़ेगा, वो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि सो कॉल्ड अपर कास्ट से लोअर कास्ट नीचे हैं, अमीर से गरीब नीचे हैं, गोरों से काले नीचे हैं, औरत के नीचे है अपने मर्द से और लड़की नीचे है अपने भाई से और पति से। तो ये माइंडसेट तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारा समाज है ये माइंडसेट रोज बनाता है। बेटा पैदा हुआ तो राजा बेटा आया, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, खूब मिठाइयां बज रही हैं, और उसको एहसास करा दिया गया कि तुम कोई एक सुपीरियर चीज पैदा हो रही। लड़की के लिए ये नहीं होता। फिर शब्दों में, फिर गानों में, अब जितने भी गाने हम बच्चों के लिए गाते हैं, लड़के बच्चों के लिए गाते हैं, कृष्ण कन्हैया, मतलब जितने भी गाने, कैलेंडर पर पुराने जमाने में हमारे बचपन में कैलेंडर पर बच्चों के चित्र होते थे, हमेशा लड़के का चित्र होता था। ज्यादातर कृष्ण कन्हैया का चित्र होता था, मक्खन खा रहे हैं और वही बच्चा था। लड़के का चित्र किसी कैलेंडर पर हम लोगों ने नहीं देखा था। तो आप बार बार कह रहे हो कि वो सुपीरियर है। ठीक इसी तरह जिससे हमारी शादी होती है वो पति है, मतलब शब्द ही पति है। अब परमेश्वर मत भी जोड़ो, और सब लोग नहीं जोड़ते परमेश्वर, लेकिन हिंदी भाषा में जिससे आपकी शादी होती है उसका शब्द पति है। बांग्ला में, उड़िया में स्वामी, शामी, मालिक, इंग्लिश में हस्बैंड यानी कंट्रोलर, डोमेस्टिकेटर। तो इन शब्दों के माध्यम से, और आपके जो ब्लेसिंग्स आप देते हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, पुत्रों की मां बनो। फिर आपके त्योहार, अब करवा चौथ आने वाला है, तो कौन किसके लिए व्रत रखता है, कौन किसके लिए भूखा रहता है, कौन किसकी लंबी उम्र की, ये क्या है सारा? ये पितृसत्ता को हर महीने मजबूत बनाने वाली परंपराएं हैं। कुछ इनमें से पुरुषों को ऊपर दिखाती हैं,
कुछ नीचे दिखाती है। नीचे दिखाने वाली क्या है? माहवारी पर जो रोक टोक है, तू मंदिर में नहीं जाएगी, यानी तू ऐसी चीज है जो 5 दिन तू नापाक है, 5 दिन तू इम्प्योर है, महीने में 5 दिन। तो बेटे को भी पता है मम्मी इम्प्योर है, बहन इम्प्योर है। ये मतलब कुछ कुछ ये वैसे है जैसे दलित होते हैं ना, जिनको कभी हाथ नहीं लगाना। ये अचार, मतलब ये अचार को हाथ लगाएगी तो अचार खराब हो जाएगा। तुलसी माँ को हाथ लगाएगी तो तुलसी माँ ने आज तक नहीं कहा कि वो किसी महावारी वाली औरत के हाथ लगाने से मर गई हो। जी। तो क्या कर रहे हैं आप एक माइंड सेट बना रहे हैं। और ठीक इसी तरह दलितों को अछूत बता के एक माइंड सेट बता रहे हैं। अभी भी देखो 26 जनवरी 1950 के पहले तो मैं मान भी लेती इसको, पर 26 जनवरी 1950 को मेरे देश में एक संविधान आया है, और वो संविधान कहता है कि लड़की और लड़का बराबर है, स्त्री पुरुष बराबर है, दलित और ब्राह्मण बराबर है, सब धर्म बराबर है। तो यार अब उसको भी 70 साल हो गए, अब तो उसको भी दिल में संभालो। उसको तो हम देखा कर देते हैं एकदम से। नहीं नहीं, वो कोई देखता ही नहीं है। कितने घरों में कॉपी है संविधान की, कितने स्कूलों में भी संविधान की कॉपी सामने पड़ी है जो बच्चों को दिखा दे। लेकिन किसी ना किसी धार्मिक पुस्तक को मत्था हम घरों में टेकते हैं। तो अब मैं फिर भी किसी को नहीं कह रही हूं कि प्लीज आप औरत को बचाने के लिए हिंसा रोको, मैं नहीं कह रही। मरने दो ना यार औरत को, आप मरने दो। मैं तो कह रही हूं अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिंसा रोको, अपनी खुशी के लिए हिंसा रोको। एक हिंसात्मक परिवार में कोई खुश नहीं रह सकता, मान लो ना यार। और ठीक इसी तरह एक हिंसात्मक समाज में कोई खुश नहीं रह सकता। हम सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने कहा था वसुदैव कुटुंबकम। जी, वसुदैव कुटुंबकम। एक जगह तूफान आएगा, हम पर असर पड़ेगा, पंजाब में आग लगेगी, उसको तो दिल्ली की हवा में आग लग जाएगी, चाइना में वायरस आएगा, वो सारी दुनिया में आ जाएगा। ये हमको 5000 साल से पता है, वसुदैव कुटुंबकम। और यहां तो हम कुटुंबकम को ही दुश्मन बता रहे हैं। मतलब कहां वसुदैव कुटुंबकम, यहां कुटुंबकम में शत्रुता। जी। तो हमारे दांत हाथी के दांत हैं, दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। जी। तो एक ये सोचने में ये भी चीज आती है कि जो औरतें काम कर रही हैं, कई घरों में अपने पति से ज्यादा कमा रही हैं, उन पे भी घरेलू हिंसा हो रही है। तो इसका मतलब कुछ पैसे का, कुछ अगर हम पैसे पे डिपेंडेंट होने की, पैसा नहीं है औरत के पास, हम ये बात कर रहे हैं, तो जो कमा रही हैं औरतें, अच्छी खासी इंडिपेंडेंट हैं, उन पे कैसे फिर? प्रगति, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो बहुत सी औरतों ने जो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, उन्होंने, कईयों ने तय किया कि वो शादी नहीं करेंगी। जी। ऐसी हम सैकड़ों औरतों को जानते हैं। कईयों ने डिवोर्स दिया कि मैं रहने को तैयार नहीं हूं। जी। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी पढ़ी लिखी औरत आज तक घर छोड़ के नहीं गई, हर जगह गई है और तादाद बढ़ रही है। और यूरोप में 50% शादियां डिवोर्स में परिवर्तित होती हैं। इंडिया में भी ये संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे औरतें अपने पैरों पे खड़ी होने लायक होंगी तो वो नहीं सहेंगी। मतलब कोई जहन्नम में, कोई नरक में क्यों रहेगा, और पुरुष भी क्यों रहेगा, तो कुछ पुरुष भी छोड़ते हैं। और दूसरी बात है कि आज के जमाने में एक ये जो इंडिविजुअलिज्म है, मैं की जो प्रवृत्ति है, वो साइडों में आ रही है। औरतों में भी आ रही है, मर्दों में भी आ रही है, हमारे बच्चों में आ रही है।
तो उसकी वजह से भी तो डिवोर्स हो रहे हैं। लेकिन एक किताब, एक हमारी दोस्त है दीपा नारायण, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है चुप। अभी वो इंग्लिश में है, बहुत किताब है जिसमें 650 या 6,500 औरतों को इंटरव्यू करके और अच्छे कॉलेजेस वाली मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास औरतों का इंटरव्यू किया। तो जिसमें उनका ये कहना है कि वो भी केवल देखने में, ज्यादातर जो है देखने में बहुत आधुनिक है, मॉडर्न है, आजाद हैं, लेकिन इन्हीं परंपराओं में लिप्त हैं। तो एमबीए की डिग्री एक चीज है, लेकिन एमबीए की डिग्री के बाद मैं अपना कन्यादान नहीं करवाऊंगी, इसकी तो गारंटी नहीं। कितनी एमबीए की औरतें, कितनी एमबीबीएस औरतें कन्यादान करवाने को राजी होती हैं, 7 फेरे लगा के पति परमेश्वर के पैर छूती हैं। कल तक जिसके साथ हाथ में हाथ लेके मेडिकल कॉलेज में जो घूमती थी, जो दोस्त थी, अब वो पति परमेश्वर के नीचे हो गई। कल तक जो ऐसे साथी थी, आज वो नीचे हो गई, सिर्फ वो 7 फेरों के कारण। और उसके माथे में सिंदूर लग गया। वो जैसे दिखते थे डॉक्टर साहब, जो उनके पति परमेश्वर हैं, जैसे कल दिखते थे, वो 2 दिन के बाद वैसे ही दिखेंगे। और ये साल भर तक अगर पंजाबन है मेरे जैसी, तो यहां से लेके यहां तक वो चूड़ा पहनेगी। ये सब कराने को तैयार है ना। और पढ़ी लिखी औरतें भी मैंने सुना है कि वो जो इतने करोड़ वाली शादी कराएंगी, इतने करोड़ वाला ब्राइडल मेकअप करवाएंगी। तो एमए की डिग्री, एमबीए की डिग्री एक चीज है, और चेतना, अवेयरनेस, मान सम्मान, समानता की ललक, वो अलग चीज है। और जब तक ये दोनों साथ नहीं होंगे, और कई दफा मैं तो ये भी समझती हूँ कि कई दफा हम औरतें भी खूब गलत चीजों का इस्तेमाल करती हैं। मतलब अपनी अरेंज्ड मैरिज करवा लेंगी, दहेज देकर शादी करवा के चली जाएंगी, घूंघट वूंघट लेकर, और 10-15 दिन बाद फेमिनिस्ट बन जाएंगी वहां जाके। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, मैं तो अलग रहूंगी, मैं यहाँ खुश नहीं हूं। तो यार फिर वो नाटक क्यों किया था? शादी के पहले बताती ना। शादी के पहले तुमने सब कुछ वो किया कि वो बेचारे समझ रहे हैं कि जो औरत कन्यादान करवा के आ सकती है, जो दहेज दे के आ सकती है, जो घूंघटा लेके आ सकती है, जिसने उसके पहले मुंह नहीं खोला, तो मुझे लगता है कि इस सब की जिम्मेदारी हम औरतों की भी है। मैं बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी केवल एक साइड पर नहीं डाल रही। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी देखी है जी, मैंने जिंदगी देखी है। और कोई भी शादी, कोई भी परिवार बिना दोनों तरफ की सहायता के नहीं चल सकते। तो मुझे लगता है कि हम सबको सीखने की, बदलने की जरूरत है। मैं इस बात की भी मुझे खुशी है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से निराश नहीं हूं कि कुछ नहीं बदला है जी। मेरा अपना मतलब डिवोर्स हुआ है, और मेरे ख्याल से वो डिवोर्स दोनों के लिए ठीक है। किसी को भी एक गंदी शादी में नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद भी आप दोस्त रह सकते हैं। मेरी कई सहेलियां हैं जो अपने पति के साथ नहीं रहती, अपने पार्टनर के साथ नहीं रहती, मगर बच्चों के साथ उनका उठना बैठना है, मिलना है, इकट्ठे मिलते हैं, करते हैं। जरूरी नहीं है कि या तो हम शादीशुदा हैं या हम दुश्मन हैं जी। थोड़ा एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर्स। ये प्रशांत ने पूछा है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की परतें हैं कि कुछ तो पहचान ली जाती हैं, कितनी ही परतें हैं, कुछ पहचान ली जाती हैं, कुछ की पहचान अभी तक भी नहीं हो सकी है। उसकी पहचान महिलाओं को कैसे कराई जाए और रोकने के लिए क्या किया जाए? मुझे नहीं मालूम वो किस चीज के बारे में कह रहे हैं कि किसकी पहचान नहीं हुई। हमें तो नहीं मालूम कौन सी की पहचान नहीं हुई। मतलब मैरिटल रेप तक की पहचान हो गई, इमोशनल वायलेंस की पहचान हो गई, इकोनॉमिक वायलेंस की पहचान हो गई, सिर्फ औरतों पर ही
घर के बोझ, काम का बोझ है, उसकी पहचान हो गई। तो मुझे कोई इल्म नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि प्रशांत जी कौन सी वाली हिंसा के बारे में बता रहे हैं जिसकी पहचान मैं भी नहीं कर पाई हूँ। तो अगर वो बताते मैं वो बता देती। तो जी जी, और ये रुचि पूछ रही है कि व्हाट आर योर व्यूज दैट फेमिनिज्म नीड्स टू बी लेड बाय मेन ऑफ आवर सोसाइटी। तो रुचि देखिए, अब फेमिनिज्म को भी अगर मर्द ही लीड करेंगे तो फिर उसको फेमिनिज्म भी ना कहें तो बेहतर है। मैं समझती हूं कि फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ये है कि हम पितृसत्ता के खिलाफ हैं। और पितृसत्ता, पेट्रियार्की क्या है? पुरुष सुपीरियर है। अब मैं बहुत से पुरुषों को जानती हूं, आज से नहीं 2500 साल से। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि पुरुष सुपीरियर है, गुरु नानक ने कभी नहीं कहा कि पुरुष सुपीरियर है, प्रोफेट मोहम्मद ने कभी नहीं कहा कि पुरुष सुपीरियर है। तो ये पुरुष है। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं कहा कि पुरुष सुपीरियर है। तो मैं ये मानती हूं कि ये सारे पुरुष हमारे साथी हैं और वो भी समानता चाहते हैं। तो और मैं ये मानती हूं कि पितृसत्ता का बहुत बड़ा नुकसान पुरुषों का भी होता है। मतलब सारी कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों पर। क्यों? वो म्यूजिक करना चाहता है, वो पोएट है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। घर वाले कहते हैं नहीं, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, घर की दुकान चलाओ, वकील बनो। वो क्यों नहीं कह सकता कि मेरी बहन से कहो ये करेगी, मैं अपनी मर्जी का काम करने जा रहा हूं। और लड़कों पर जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, लड़का है पिंक पहन रहा है, लड़का है सलवार कमीज क्यों पहन रहा है, मतलब मुझे लगता है कि कुछ चीजों में पितृसत्ता लड़कों पर ज्यादा कंट्रोल करती है। अब हम लड़कियां आज कुछ भी पहन सकते हैं, औरतें कुछ भी पहन सकती हैं। आज पतलून पहन लिया, कल सलवार कमीज पहन ली, परसों साड़ी पहन ली। ये बेचारे एक ही वो 3 रंग हैं इनके पास जो ये बोरियत फैलाते फिरते हैं। अरे यार कुछ रंगीन दिखाओ, हमारी आंखों को भी सुख दो दोस्तों। ये क्या है, तुम्हें देख देख के बोर हो गए। तो मैं ये समझती हूँ कि पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई में, फेमिनिज्म की लड़ाई में हम दोनों साथ साथ चलेंगे। कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, लीड करने की किसी को जरूरत नहीं है, मगर मैं ये नहीं कहूंगी कि फेमिनिज्म को पुरुष लीड करें। तो इसे हम सब मिलकर जी और पितृसत्ता को केवल इसलिए हटाएं क्योंकि वो परिवार के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है और देशों के लिए ठीक नहीं है। और इस पर आपको जितनी रिसर्च चाहिए आप देख लीजिए ना। दुनिया के तमाम देश कहते हैं कि औरत और मर्द की बराबरी के बिना देश तरक्की नहीं कर सकते। जी तो मैं तो दोस्तों बार बार कहती हूं कि मैं पेट्रियार्की के खिलाफ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं औरत की रक्षा करना चाहती हूं, मैं इंसानों की रक्षा करना चाहती हूं, मैं परिवारों को सुंदर, मोहब्बत से भरे, ममता से भरे बगीचों के जैसे देखना चाहती हूं। और मैं मानती हूं कि अगर स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और आज तो इतनी भी रिसर्च है कि जहां पार्टनरशिप अच्छी है वहां बच्चे खुश हैं, जी बच्चे बेटर पढ़ रहे हैं, इवन सेक्स लाइफ इज बेटर। ऑब्वियसली जी एक वो औरत है जिसकी आप इज्जत नहीं करते तो आप उसका रेप कर सकते हैं, आप उसके साथ यू कैन नॉट एंजॉय एन इंटरकोर्स विद हर, यू कांट, शी इज नॉट पार्टनर। एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी को जो करना है कर लो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि समानता सबके लिए अच्छी है। इसीलिए तो दुनिया के हर संविधान ने समानता की बात की। तो पागल तो नहीं थे ना ये संविधान बनाने वाले। जी जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन भी नहीं है ये, संध्या कहती हैं कि
The current feminist position is that we should let those who are oppressed speak for themselves. Okay, but what about men who are allies and want to speak on behalf of women? और वो कह रही हैं कि इसको हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्पेशली आदमियों की बात ज्यादा सुनी जाती है औरतों के बनस्पत। तो क्योंकि तो अगर हमें ये ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है आवाज अपनी, तो हमारे साथ और जरूरी है कि हम आदमियों को लेके चलें, क्योंकि आदमी आदमी की बात आसानी से सुनते हैं। जी, तो किसने पूछा है ये? संध्या। संध्या, तो संध्या जी बिल्कुल, देखिए ये तो आज हर मूवमेंट में है, जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है उसमें भी जो उनका नारा है वो ये है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। हमसे, क्योंकि जब हम किसी के बिहाफ पर बोलते हैं तो हम उनको बेचारा समझते हैं, उनकी कोई एजेंसी नहीं है, वो समझते हैं। तो जब हम कहते हैं कि जिसके साथ ये जुल्म हो रहे हैं वो भी बोले, बिल्कुल, लेकिन मैं संध्या से सहमत हूं कि अगर कोई और उनके बिहाफ पर बोलना चाहते हैं तो पुरुष भी बोले। और मैं तो खैर 25 साल पहले मैंने किताब लिखी थी ऑन मेन एंड मैस्कुलिनिटी, और सिर्फ किताब नहीं लिखी, मैंने शायद सैकड़ों वर्कशॉप्स की हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ, मतलब हैदराबाद पुलिस एकेडमी, राजस्थान पुलिस एकेडमी वगैरह में, मसूरी जहां IAS IFS की ट्रेनिंग होती है, वहां जा जाकर मर्दों के साथ। तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि मर्द हमारे साथ खड़े हों और हमारे बिहाफ पर ना बोलें, अपने लिए बोलें कि मुझे समानता पसंद है, मैं समानता चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि बोलना किसको है, किसको कहना है? जो कर रहा है उसको कहना है ना। तो आज तक किसी पुरुष को किसी फेमिनिस्ट ने नहीं रोका कि वो मर्दों को कहे कि देख भैया, ये माँ बहन की गाली तू क्यों देता है, जरा सी बियर पी लेता है तो माँ बहन की गालियां दोस्तों में देते रहते हैं, उनको बताइए। तू लड़कियों के सामने ऐसे गंदे गंदे जोक क्यों सुनाता है यार, मुझे नहीं पसंद ऐसे जोक सुनना। तो आज तक मैं नहीं जानती किसी फेमिनिस्ट ने किसी को रोका हो कि भाई आप मत करो, हम तो कब से कह रहे हैं कि भैया आप रोकिए। तो मैं संध्या से सहमत हूं कि बिल्कुल कि पुरुष आज इनके पास पावर ज्यादा है, और आज अगर पुरुष खड़े हो गए पुरुषों के सामने कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, किसी औरत का देवर खड़ा हो जाए कि भैया आप जैसे बात करते हैं मैं नहीं सहूंगा, मैं नहीं सहूंगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। वो जिम्मेदार पुरुष हैं, वो औरत की इज्जत करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बहन, उनकी पार्टनर, उनकी भाभी, उनकी बेटी। और दूसरी बात, प्रगति, हमको ये समझना है कि ये जो स्त्री, ये जो समानता वाली लड़ाई है, जेंडर इक्वालिटी, सामाजिक लैंगिक समानता की जो लड़ाई है जी, और जेंडर की हिंदी लैंगिक नहीं है, मैं बताती चलूं, क्योंकि बहुत लोग जेंडर को लैंगिक कहते हैं। हिंदी भाषा में सेक्स भी लैंगिक कहलाती है। तो अगर हम जेंडर हिंदी में कह रहे हैं तो सामाजिक लिंग कहना पड़ेगा, समाज द्वारा बनाया हुआ जी। ये जो स्त्री पुरुष के बीच बराबरी की लड़ाई है, मैं ये मानती हूं और कह के थकी नहीं हूं, कहती जाऊंगी कि ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं। अगर औरत और मर्द के बीच की लड़ाई होती तो हमारे संविधान बनाने वाले 95% पुरुष थे, उन्होंने क्यों समानता दी हमें? गुरु नानक ने क्यों समानता दी हमें? बुद्ध ने क्यों समानता दी? सब पुरुष थे। ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक विचारधारा कहती है कि पुरुष बेहतर है और पुरुष सत्ता इज ए गुड थिंग। दूसरी विचारधारा कहती है कि नहीं, समानता बेहतर है जी। और दोनों तरफ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, मतलब पितृसत्ता को मानने वाली औरतें भरी पड़ी हैं हमारे परिवारों में, समाजों में।
जो पितृसत्ता का पाठ बच्चों को पढ़ाती है। तो ये लड़ाई औरत और मर्द के बीच की नहीं है, ये लड़ाई इंसान को इंसान समझने वाले लोगों और औरत को इंसान न समझने वाले और लोगों के बीच है। और मुझे आप एक इंसान बता दीजिए जिसका किसी औरत से रिश्ता ना हो, और एक औरत बता दीजिए जिसका किसी पुरुष से रिश्ता ना हो। नहीं, बिल्कुल, ये तो मतलब मिलने वाले ही हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं, और मिलेंगे ही, मतलब बिना एक दूसरे के चलता ही नहीं आगे। हम इस दुनिया में उनके बिना नहीं आ सकते। तो बात कर रहे हैं हम, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ये भाषा ही गलत है, ये विचार ही गलत है। बिना औरत और मर्द के दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जी, और 99% या ज्यादा मिलकर रहते हैं जी। हम औरतों के लिए पुरुष अंग्रेज नहीं है जिनको हम कह दें कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। बिल्कुल, अंग्रेज को हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, पुरुषों को हम नहीं कह सकते कि पुरुषों भारत छोड़ो या दिल्ली छोड़ो या घर छोड़ो। नहीं, पुरुष औरत को कह सकते हैं। अपनी माँ को भेजेंगे क्या बाहर? एक पत्नी को भेजेंगे तो दूसरे को ले आएंगे। हम जी नहीं सकते भाई एक दूसरे के बिना, तो फिर प्यार से जी ले। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सवाल और हैं तो मैं इनको इकट्ठा करके जिज्ञासा, नरेश, अरुपु और सीमा, इन सब, प्रणव, इन सब का, प्रणव जी का तो हो गया मेरे ख्याल से, आपने जवाब दे दिया है कि भाई मेन फेमिनिस्ट कैसे हो सकते हैं, और मैं एक फेमिनिस्ट हूँ। मेरे सवाल है, मुझे बहुत सारे लोगों ने, ये लोग कहते हैं कि मेन फेमिनिस्ट कैसे हो सकते हैं, तो ये आई थिंक ये हमने कवर कर लिया है। एक हाँ, एक टाइम को वाइंड अप करने से पहले ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एज अ वुमन मैं अपनी फैमिली में और एज अ नेबर अपने नेबर की हेल्प करने के लिए कैसे क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ये जिज्ञासा ने नहीं अंबा ने एक कुछ केस यहाँ पे लिखा है, तो उन्होंने बोला कि जब शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस भी कई बार ये कहती है कि घर का मामला है, आपस में सुलझा लो। तो बीइंग एक फैमिली में से मेरे अगेंस्ट अगर हो रही है तो मैं अपनी फैमिली में, और अगर मेरी नेबर के अगेंस्ट हो रही है, क्योंकि ये निजी मामला कह के हम बात नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे के, उसमें क्या करना चाहिए? अगर ये निजी मामला है होता तो 40% परिवारों में क्यों है ये? तो ये निजी मामला नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल मामला है, एक समाज व्यवस्था का मामला है जी। मामला वो होता है कि भाई 1% जगह पर हो रहा है, और निजी और सामाजिक में बहुत कम फर्क है। जो निजी लोग हैं, जो डोमेस्टिक स्फीयर में रहते हैं, वही बाहर जाते हैं। बिल्कुल। के जो कानून है वही घर आते हैं जी। पढ़ने बाहर जाते हैं, वो घर में आता है जी। हमारे धर्म बाहर हैं, वो हमारे घरों में आते हैं, और वो हमें सिखाते हैं कि कौन उत्तम है कौन नीचे है जी। तो निजी मामला तो आज के जमाने में 2020 में ये कहना कि डोमेस्टिक वायलेंस निजी मामला है, अपने बच्चों को मारना निजी मामला है, या माँ बाप को मारना निजी मामला है, इस बात को खत्म हुए दशक हो गए। तो निजी मामला नहीं है। अब दो सवाल पूछे कि एक औरत खुद को महिला हिंसा से कैसे बचा सकती है जी। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी का सफर है। ये बचपन से मुझे ये समझना होगा कि कमला, तुझे भी उसी बनाने वाली ने भेजा है। तू भी उतनी ही इंसान है जितना तेरा भैया है जी। और फिर तू भी खुद को उसी तरह तैयार कर जीने के लिए जैसे तेरा भैया तैयार कर रहा है अपने आप को कमाने लायक। क्योंकि देखो, जब तक आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, कल कुछ भी हो सकता है। आपके पति बहुत मोहब्बत करते हैं, आपसे बहुत इज्जत करते हैं, पर वो कल गुजर सकते हैं, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, उनको जरूरत हो सकती है कि फिर उनकी पार्टनर खड़ी हो। उनकी टांग टूट गई है, वो काम पे नहीं जा सकते, पार्टनर खड़ी हो जाए, दूसरे दिन स्कूटर चलाए और जाके काम पे जाए, जो उसका काम था औरत का। तो अपने को
इंसान समझना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना और अपने को इस हालत में करना कि अगर जरूरत पड़ी, और मैं हिंसा की बात नहीं कर रही, एक्सीडेंट मर्दों के भी होते हैं ना जी, मेंटल इलनेस मर्दों की भी होती है ना, जी, कैंसर मर्दों को भी हो सकता है, कोविड-19 मर्दों को भी हो सकता है। हम्म, और ना तो आप किसी दफ्तर में जाके कर सकती है, ना आप बाजार से दवाई ला सकती है, ना आप बच्चों को स्कूल छोड़ सकती हैं, आप सिर्फ खाना बना के दे सकती है, उससे क्या चलेगा काम। तो मुझे वो खड़ा होना है। और मैं समझती हूं सबसे जरूरी है मेरे साथ लोगों का होना, मेरे जी, भाइयों के साथ रिश्ते, मेरे माँ बाप के साथ रिश्ते, मेरी सहेलियों के साथ रिश्ते, मेरे कॉलीग्स के साथ रिश्ते। मैं विमेन वेब में काम करती हूँ, तो क्या विमेन्स वेब में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं दिल की बात कर सकूं, जिनको मैं बता सकूं, जिनको मैं रात को फोन करूंगी तो वो मेरा फोन उठाएंगे, कहेंगे कमला डोंट वरी, आई एम कमिंग। तो मुझे लगता है कि जो पुराने जमाने में हम कहते थे एक परिवार है, एक समाज है, एक साथ है, हम्म, अब मुश्किल है कि हमारे परिवार और हमारे विचार कई बार नहीं मिलते, हमारे जी, जात पंचायत के और हमारे विचार नहीं मिलते। तो एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ पीपल, एक वैकल्पिक समूह हो जी, जो मुझे समझे। और मैं ये मानती हूं कि कोई भी औरत या कोई भी आदमी पुलिस थाने तभी जाएंगे जब वो घर पर निपटा नहीं सके, खासतौर से औरत जो जी, कमजोर है, हम्म, जो पैसे से लाचार है, हम्म, जिसका परिवार उसके पीछे नहीं है, या तो वो पागल होगी कि बिना ट्राई करे चली जाएगी, जी, और उसको मालूम है कि पुलिस वाले कैसे व्यवहार करते हैं, उसको पता है कि कोर्ट में कितने साल लग सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी औरत ऐसे नहीं जाए। तो इस बिल्कुल, तरह की तैयारी होनी चाहिए। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि अगर लड़कियां सुसाइड करती हैं अपने ससुराल में, या उनको जला दिया जाता है कई बार, तो उनके माँ बाप का, लड़की के माँ बाप का भी पूरा हाथ है। क्योंकि कितनी बार हमने देखा है कि वो कहती थी कि मम्मी वो मुझे दहेज के लिए तंग करते हैं, बेटा एडजस्ट कर, बेटा एडजस्ट कर। जब मर जाती है तब जाके उसके सामने छाती पीटने लगते हैं, और फिर महिला संस्थाओं के पास जाते हैं कि आइए और हमारे साथ धरना दीजिए। और जो 50 बार कह चुकी थी कि मुझे घर ले लो, आप नहीं लाए। और जहां तक ये दूसरा सवाल है कि पड़ोस में अगर किसी के साथ हो रहा है तो मैं क्या करूं, तो मैं फिर ये मानती हूँ कि सबसे पहले आपकी पड़ोसन के साथ दोस्ती है क्या, तो पड़ोसनों के साथ दोस्ती तो करो। जी, और जब तक पड़ोसन न कहे मेरी मदद करो, तब तक आप मदद कर कैसे सकते हो। तो मुझे लगता है फिर से ये इंसानी रिश्ते, आज हम दिल्ली में फ्लैटों में रहते हैं, हमें पता नहीं हमारे नेक्स्ट फ्लैट में कौन है। जी, तो मैं ये मानती हूं कि कानून हमें घरेलू हिंसा से नहीं बचा सकते, हमारी इंसानियत, हमारे संस्कार, हमारी मानसिकता वो ही बचा सकती है। मतलब मैं लॉ जो है ना, कि कानून, बीबी कानून कब आता है हमारी जिंदगी में, जब हिंसा हो चुकी होती है। बिल्कुल, मैं उन लोगों में से हूं जो चाहती है कि हिंसा न हो, जी, बीमारी न हो। मैं प्रिवेंटिव टाइप औरत हूं। हम्म, और प्रिवेंशन तब होगा जब हम लड़के और लड़की को बराबर पालें। अगर मैंने अपने बेटे को 25 साल तक ठीक से पाला है और उसने औरत की इज्जत की है, तो उसका किसी औरत पर हाथ नहीं उठ सकता, उसके मुंह से माँ बहन की गाली नहीं निकल सकती, वो किसी औरत को देखकर बदतमीजी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, आई हैव सीन पीपल लाइक दैट। जी, तो पड़ोसन से पूछना पड़ेगा आपको कि तुम क्या चाहती हो, कैसी मदद चाहती हो, क्या करो क्या नहीं करो। और मैं ये मानती हूँ कि अगर पार्टनर को, मेल पार्टनर को पता है कि इसकी 5-6 सहेलियां आसपास हैं, वो भी एक फॉल बैक पोजिशन है। वो जानता है कि यार ये बाहर जाके आवाज लगाएगी कि इसकी वो सहेलियां आ जाएंगी 1 मिनट में,
इसलिए जो बस्ती में रहती हैं औरतें, वो घर से बाहर निकल के आ जाती है, चिल्लाती है हरामजादे ने मारा, और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। उस मर्द को कई दफा जूते वूते मार के शराब पी कर ठीक कर लेते हैं। वो तो हम हैं मिडिल क्लास, जिनकी एक तो दीवारें बड़ी होती है, पड़ोस में आवाज नहीं जाती, अंदर खाते रहते हैं। तो फिर मैं कहूंगी कि पड़ोसन से रिश्ते बनाने पड़ेंगे, उसको पूछना पड़ेगा कि वो क्या चाहती हैं। और कई दफा आपने सुना होगा, एक वो बेल बजाओ कैंपेन चला था जी। अगर आपको पता है कि वहां मारपीट हो रही है तो आप जाके बेल बजा दो कि मैं पूछ रही थी कि टाइम क्या हुआ है, मेरी घड़ी खराब हो गई। आपको ये नहीं कहना कि आप मार रहे हो। तो उनको पता है कि लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी। या आप प्यार से कह दीजिए हमें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, ऐसा सुना हमने। मगर आपने जाके अगर उस आदमी पे चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं तेरी ये कर दूंगी, तो मैं पुलिस बुला रही हूँ। पुलिस आप बिना पड़ोसन को पूछे नहीं बुलाएंगी। जी। क्या वो तैयार है उसके लिए? जी। ठीक है, तो आई थिंक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जितने हैं। और ये जो आपने लास्ट में बोला कि चाहे हिंसा, घरेलू हिंसा हम बात करते हैं, तो एज अ पर्सन मेरी अवेयरनेस अपने बारे में और पूरी सोसाइटी की, एक एक करके जुड़ते हुए पूरी सोसाइटी को ये अवेयरनेस कि भाई हम लोग सब इक्वल हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसको कंट्रोल करने में, इसको प्रिवेंट करने में। और कहती है भैया अपने संविधान को मानो जी। और जीने की कोशिश करो, और दिन में एक बार संविधान को सलाम कर लो, उसको बाहर किताब लेके रख दो। जी। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा पिछले 50 साल का काम केवल संविधान की रक्षा के लिए है और कोई नहीं। जी। तो हमें आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है, और हम बिल्कुल सब आशा करते हैं कि हम आपके जैसे बन सकें। और आपने जितने हमें आज, नहीं, मैंने बहुत लोगों को, वुमेन्स वेब में बहुत लोगों को सुना है। हमारे पास एक है भी आपकी बहुत बड़ी फैन, मैं कमला भसीन बनना चाहती हूँ। तो बिल्कुल मतलब जी, नहीं, थैंक यू। ये इसमें से बहुत बातें जो हमने आज करी, बहुत चीजें मेरे लिए भी नई थी, एंड आई एम श्योर जो हम लोगों से आज जुड़े हैं या जो भी बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए भी नहीं होगी। ये बहुत अवेयरनेस क्रिएट करेगी। आई होप एक शुरुआत, कहीं जब जागे तब सवेरा। तो थैंक यू जी। प्रगति, आपकी सारी टीम को। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जरूरत है आपके काम की भी, तो प्लीज चलते चलें। और हम तो साथी ढूंढ रहे हैं जी। अब हमारा वो कैंपेन 1 बिलियन राइजिंग शुरू हो चुका है, उसमें भी हम आपका साथ चाहेंगे। और हम बहुत खुश हैं कि आपकी और हम लोगों की ये पार्टनरशिप है और ये चलती रहे, और हम समाज को ज्यादा खूबसूरत, मोहब्बत वाला, प्यार वाला, मिलने वाला, वसुधैव कुटुंबकम वाला बना सके। जी। जी। थैंक यू कमला जी, थैंक यू जी।